हेलो बच्चों। अभी हम देखेंगे HCV चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। और जैसे आपको पता है मेरा नाम है केविन डैनियल और मैं एड्यूहैप की तरफ से तुम्हें ये सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। लेट ए बार, अब सवाल पढ़ लेते हैं। लेट ए बार एंड बी बार बी टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच if they are inclined to the x-axis at angles 30 degrees and 60 degrees respectively, find the resultant। ठीक है, find the result। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन। तो सवाल बेसिकली इन दोनों को ऐड करने को पूछ रहा है, ए बार और बी बार को ऐड करने को बोल रहा है सवाल। अब जब तुम इसको ड्रॉ जब करोगे, ठीक है, और जब इसको ड्रॉ करके समझने की कोशिश करोगे ना कि कैसे ये वेक्टर्स दिखते हैं, इनको कैसे ऐड करना है, रिजल्टेंट कैसे लेना है, तब तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा कि यार इस सवाल में और फिर धीरे धीरे आगे के सवाल में भी ट्राइंगल लॉ भले ही आसान है, पर ट्राइंगल लॉ उतना यूजफुल या उससे डायरेक्टली आंसर निकलता नहीं है। जैसे हम इस सवाल में भी अगर तुम करने जाओगे, वैसे भी कर सकते हैं थोड़ा, अगर तुम्हें ज्योमेट्री आता है तो कर सकते हो ट्राइंगल लॉ से भी, बट हम उससे थोड़ा और बेटर मेथड देखेंगे। पहले तो देखेंगे ट्राइंगल लॉ में इधर है ना, कोई अगर अटकेगा तो क्यों अटकेगा। तो जैसे तुम इसको ड्रॉ करोगे, पहला वेक्टर क्या है, 10 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड दिया है और वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। तो ये हो गया वेक्टर ए बार, इसका मैग्नीट्यूड है 10 और इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ है 30। और फिर उसी के बगल में बना लेते हैं बी बार। ठीक है, तो बी बार का भी मैग्नीट्यूड दिया है 10 और बी बार का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बताया है 60 डिग्रीज। ठीक है, अब तुम ट्राइंगल लॉ लगाओ या पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो थोड़ा सा तुम्हें एक है ना इसमें दिक्कत दिखने वाला। देखो क्या दिक्कत है, हम पैरेललोग्राम लॉ फिलहाल दोनों एक ही है, तो पैरेललोग्राम लॉ लगा लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों के टेल्स हमने ज्वाइन करके रख दिया है। तो जब तुम लगाओगे ना, देखो मैंने एक साइड ए बार के पैरेलल ड्रॉ किया उस तरफ, और एक साइड बी बार के पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस तरफ। ठीक है, और अब अपना जो ये कॉमन टेल से दूसरे एंड की तरफ जो लाइन जाएगा, डायगोनल जो जाएगा, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। तो ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार, मतलब ये हो जाएगा एडिशन ऑफ ए एंड बी। अब बात सब ठीक है फिलहाल, तो है ना, फिलहाल दिख रहा है कि अच्छा ये अपना रिजल्टेंट है, पर इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को निकालेंगे कैसे, तो उसमें थोड़ा बहुत ज्योमेट्री वगैरह करना पड़ेगा। फिलहाल इसमें भी तुम ज्योमेट्री से कर सकते हो, ठीक है, बट है ना, अगर ये थोड़ा और अलग वैल्यूज होता, अगर 10 के जगह एक 10 होता, एक 9 होता, है ना, तब धीरे धीरे सवाल और मुश्किल होते जाता बाय ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम। तो हम एक यूनिवर्सल मेथड देखेंगे, है ना। अब अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड अगर तुम याद करोगे तो फिर कौन से क्वेश्चन में क्या करना है यही सोचने में बहुत टाइम वेस्ट करोगे एग्जाम में। तो एक यूनिवर्सल मेथड ऐड करने का यूनिवर्सल मेथड ये है कि तुम वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो। तो इसको बोलते है ना, इस टेक्निक को बोलेंगे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। तो इसको देखते हैं कैसे, है ना। इसके पहले तो इसका मतलब क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। तो अगर वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का मतलब क्या है वो समझा देता हूँ। ठीक है, जिनको ये पार्ट आता है तुम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो सोल्यूशन के लिए, बट मैं जिनको नहीं आता है ना उनको पढ़ाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो उनको एक बार जल्दी से समझाता हूँ रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, कोई भी अगर तुम्हारे पास वेक्टर है ए बार, ठीक है, ऐसा एक वेक्टर जा रहा है तुम्हें दिख रहा है,
तो ये वेक्टर अगर मैं, है ना, अगर तुम विजुलाइज कर सकते हो कि ऐसा जाना, ऐसा जाना, इसका ये भी मतलब है कि ऐसे जाते जाते वो ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है, ऐसे जाते जाते राइट की तरफ भी जा रहा है ना। और जैसे मान लो गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तुम इसको क्या बोलोगे, नॉर्थ, मान लो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गाड़ी जा, है ना। तो इसको देखते वक्त तुम बोलोगे कि यार गाड़ी नॉर्थ ईस्ट जब जाता है तो थोड़ा बहुत ईस्ट की तरफ भी जाता है, थोड़ा बहुत नॉर्थ की तरफ भी जाता है। या जब कोई चिड़िया ऐसा उड़ेगा, ऐसे उड़ेगी, तो थोड़ा आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, हाँ, ऐसा तुम बोलोगे, हाँ। तो वो नोशन, वो तो आइडिया हमें, जो हम सोच रहे हैं कि यार ऐसा जाना मतलब आगे भी जाना ऊपर भी जाना, वो वही आइडिया को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स। तो ये जो मोशन है ना, इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इसको एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मोशन के कॉम्बिनेशन की तरह विजुलाइज कर सकते हैं। अच्छा, कैसे विजुलाइज कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, हम ऐसे दो, एक हॉरिजॉन्टल में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ना, इसको मैं x, इसको नाम दे रहा हूं x, इसका मान लो लेंथ x है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल वाला है ना, इसका मान लो लेंथ y है। इसको वेक्टोरली x बार और y बार बोल लेते हैं, ठीक है। तो एक तो पहले तो अगर मान लो यहाँ पे एंगल हमने डाल दिया थीटा, तो ज्योमेट्री तुमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि साइन थीटा जो होता है, कॉस से स्टार्ट करें तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बगल वाला अपॉन जो दूसरी तरफ है ना, बगल वाला अपॉन हाइपोटेनस। तो बगल वाला हो गया थीटा के लिए x, हाइपोटेनस हो गया a, तो कॉस थीटा हो जाएगा x बाई a। वैसे ही देखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा हो जाएगा y अपॉन a। अब इसी में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो a को इधर लेके जाओ और ये वाले a को भी इधर लेके जाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो x का फॉर्मूला आ जाएगा, x हो जाएगा a cos थीटा और y हो जाएगा a साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें काफी बच्चे ये याद कर लेते कि cos मतलब x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, साइन मतलब y एक्सिस, वैसा याद मत कर लो, वो गलत हो जाएगा। cos मतलब तो जो बाजू में है, cos का फॉर्मूला होता है ना एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बाजू वाला अपॉन हाइपोटेनस। तो जो बाजू में है ना, जो नियर है, नियर वाला कंपोनेंट, एडजेसेंट कंपोनेंट, ठीक है, एडजेसेंट जो बाजू में है उसके लिए कॉस आ जाएगा फॉर्मूला में, हाइपोटेनस कॉस थीटा। और जो एंगल के ऑपोजिट है, जो एंगल के बाजू में है उसको कॉस मिलेगा, जो एंगल के ऑपोजिट है उसको साइन मिलेगा, जो एंगल के ऑपोजिट है उसको साइन मिलेगा। तो ऐसे तो वेक्टर को छोड़ सकते हो, ठीक है। तो और अब आइडिया क्या है, एक बार तुमने ऐसा x तो निकाल दिया, a cos थीटा, y को भी निकाल दिया a sin थीटा, बट अब जब तुम इस ट्राइंगल को देखोगे तो ट्राइंगल लॉ से तुम्हें समझ में आएगा कि यार a बार वेक्टर जो है वो वेक्टर ट्राइंगल लॉ से x बार और y बार का एडिशन है ना। अब x बार क्या है, x बार है a cos थीटा, उसका मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन हो गया राइट की तरफ, a cos थीटा राइट की तरफ हो गया x बार, और y बार क्या हो गया a sin थीटा ऊपर की तरफ। तो हमने अभी अभी मतलब ये देख लिया कि ये जो पूरा जो अपना वेक्टर था, जो फिलहाल ऐसा दिख रहा था, है ना, ये वेक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं a cos थीटा और a sin थीटा में, ठीक है। और ये हो, इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट मतलब पार्ट, हिस्सा। तो ये वेक्टर, जैसा हम वेक्टर को जब ऐसा विजुलाइज कर रहे थे तो हमें लगा कि यार इसका एक
हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा, राइट की तरफ एक हिस्सा होगा और एक ऊपर जाने वाला हिस्सा होगा, यही वो दो हिस्से हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा हो गया ए cos थीटा, और शायद मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, ये वर्टिकल वाला हिस्सा हो गया ए sin थीटा। ठीक है, जो ऊपर लिखा है वही मैंने नीचे कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ये उनके बराबर है, इन दोनों के बराबर। तो अब क्या है ना, ये आइडिया काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम कोई भी वेक्टर को अब उन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो मैं अभी इधर पैरेललोग्राम लॉ जो था वो मिटाने वाला हूँ, और मैं क्या करने वाला हूँ, इन दो वेक्टर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो इनफैक्ट मैं बी को थोड़ा फिर से साइड में ड्रॉ करूंगा, पहले ए पे फोकस कर लेते हैं। देखो ए के दो कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे। ठीक है, तो ए के लिए एक ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो कैसे, मैं एक परपेंडिकुलर मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। ठीक है, ट्राइंगल बनाना आसान है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, एक वर्टिकल लाइन चाहिए। तुम सेम चीज को यहाँ पे और यहाँ पे भी बना सकते हो, सेम आंसर आएगा। ये दो पार्ट मैंने बना लिया। एरो कैसे ड्रॉ किया, सवाल खुद को पूछो कि यार ये जब वेक्टर ऐसा जा रहा है तो वो राइट की तरफ, मतलब राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। अगर वो, है ना, अगर वो इस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम जैसे मैंने जैसे एरो बनाया वैसा बनाओगे। अगर लग रहा था कि इस तरफ जा रहा है तो एरो उधर बनता था, बट इस केस में साफ साफ दिख रहा है कि ये राइट की तरफ जा रहा है और ऊपर जा रहा है, तो इसलिए इसमें एरोस जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे बनेगा। ठीक है, बहुत इजी वाला चीज है ये एरो बनाना। बस पूछो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो ये देखो, ये ए बार के बन गए। फिर अब मैग्नीट्यूड, तो 30 के ऑपोजिट ये वाला हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्रीज। ठीक है, और 30 के नीचे ये वाला बगल में ये है ना, हो जाएगा 10 कॉस 30 डिग्रीज। अब 10 कॉस 30 होता है, कॉस 30 का फॉर्मूला होता है √3/2। तो 10 इंटू √3/2, ये इतना हो जाएगा 5√3। ये वाला हो जाएगा 5√3। ठीक है, और 10 साइन 30 ये हो जाएगा 10 इंटू हाफ, ये हो जाएगा 5। तो एक 5 आ गया, एक 5√3 आ गया। ये हो गया ए बार के दो कंपोनेंट्स। अब मैं इधर बी बार का बनाऊंगा। बी बार के लिए कलर कलर यूज कर लेंगे। चलो बी बार को हम येलो यूज कर लेते हैं, और अपना बी बार जो है, बी बार का लेंथ है 10 यूनिट। ठीक है, उसका एंगल है 60। ठीक, फिर से दो कंपोनेंट बना लो। तो ये दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ऑरेंज यूज कर सकते हैं। तो ये देखो, ये हो जाएगा 10 कॉस 60, क्योंकि ये 60 के बगल में है, तो बगल वाला कॉस, और ये 60 के ऑपोजिट वाला है, तो ये हो जाएगा साइन 10 साइन 60। साइन 60 अब डाल दो, वैल्यू सब आता है। 10 साइन 60 होता है √3/2। तो 10 और 2 कट के 5, ये हो गया 5√3, और कॉस 60 हो जाता है हाफ, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो अभी देखो, फिलहाल ए बार एंड बी बार, ए बार अपना जो वेक्टर है वो बन गया है। अब ऐसा ऐसा वेक्टर की जगह है ना, 10 जो 30 डिग्री बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वो वेक्टर की जगह अब ये बन गया है 10 cos 30, जो हमने निकाला 5√3। ऐसा एक वेक्टर लेफ्ट की तरफ, प्लस ऐसा 5 का वेक्टर ऊपर की तरफ, ये हो गया ए। इधर क्रॉस चेक कर लो, देख लो फिर से। ए हो गया 5 ऊपर की तरफ, एंड हो गया 5√3, है ना, राइट के तरफ। ठीक है, उसी को मैंने इधर बना लिया। ठीक उसी तरह बी बन जाएगा 5√3 ऊपर की तरफ और 5 राइट की तरफ। बी बन जाएगा, सॉरी,
5, मतलब ऐसा देखने की जगह उसको हम कंपोनेंट में बांटेंगे तो 10 cos 60 5 राइट की तरफ आया था और 10 sin 60 5√3 ऊपर की तरफ आया था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये यूनिवर्सल मेथड क्या है, जो भी वेक्टर्स ऐड करने हैं उनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में बांट दो। अब एक बार तुम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में बांट दोगे ना, जादू देखो, इनको अब ऐड करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? इनको जब ऐड करोगे तो यार ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा, 5√3 + 1 हो जाएगा, मतलब 5√3 + 5 हो जाएगा, 5√3 + 5 हो जाएगा राइट की तरफ। 1 टूवर्ड्स द राइट प्लस 2 टूवर्ड्स द राइट हो जाएगा 3 टूवर्ड्स द राइट, वैसे ही सिंपल सा एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो कट कट जाएगा, बट क्योंकि ये दोनों एक लाइन के लॉन्ग है, इनको ऐड वगैरह करना, सबट्रैक्ट करना बहुत आसान है, ये आइडिया है। तो हॉरिजॉन्टल वाले को एक साथ ऐड कर लो, वर्टिकल वालों को भी एक साथ ऐड कर लो, फिलहाल ये भी दोनों ऊपर की तरफ ही है, तो उनका एडिशन हो जाएगा 5√3 + 5 ऊपर की तरफ, 5√3 + 5 ऊपर की तरफ। अब मेरे पास एक ऊपर वाला वेक्टर है और एक राइट वर्ड वेक्टर है, ये ऐड करने के लिए ट्राइंगल लॉ लगा के मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल लॉ परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए इजीली काम करेगा, तुम इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए, जो एचसीवी का फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था। फिलहाल अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए है ना सवाल, सवाल क्या है, हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो इसका, हाँ, तो फ्रेश पेज लेंगे तो, हाँ, तो फिलहाल ये हो गया अपना, सॉरी, ये हो गया अपना 5√3 + 5, ये भी हो गया अपना 5√3 + 5। और ये जो रिजल्ट आ गया ना, ये जो रिजल्ट आ गया ये हो जाएगा इनका पाइथागोरस थ्योरम से एडिशन, तो ये हो जाएगा 45 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स ऑपोजिट, मतलब ये दोनों साइड्स बराबर है, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों हो जाएगा 45 डिग्रीज। और ये जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट आएगा उसका पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा √5√3 + 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 + 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना रिजल्ट। तो ये हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर 25 × 3 75 है ना, प्लस 5 का स्क्वायर 25, a + b होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो a स्क्वायर 75, 25 × 3 b स्क्वायर 25, फिर 2 × 5√3 × 5, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। और ऐसे दो टर्म है, ऐसे दो टर्म है, तो ये पूरा चीज का डबल, इसका भी जब तुम स्क्वायर लिखोगे तो बिल्कुल यही टर्म दिखेगा, तो दो बार ऐड करने की जगह बस डबल कर लो। अच्छा, ये होने के बाद ये हो जाएगा 100, इसका आंसर हो जाएगा 100 √100 प्लस 2 × 25 50√3, तो 100 प्लस 50√3 इंटू 2, तो इंटू 2 जब करोगे तो ये हो जाएगा √200 प्लस 100√3, √200 प्लस 100√3, तो इससे 100 निकाल सकते हो, तो 100 निकालोगे तो ऐसा आ जाएगा 10√2 प्लस √3, 10√2 प्लस √3, और एंगल क्या है, एंगल है 45 डिग्रीज। अब जब इसका अब ये, ठीक है, तो ये मैंने दिखा दिया यार, हो सकता है काफी लोग ने ये मेथड से सॉल्व किया हो, तो अगर तुम ये मेथड से सॉल्व करोगे तो ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। अब क्या है कि तुम जब पीछे जब आंसर चेक करोगे ना, तो आंसर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार पहले देखने में आंसर लगेगा, आंसर ही अलग है, 20 cos 15 दिया है, एंगल
45 डिग्रीज विद एक्स सही बोला है, बस ये 10√2 प्लस √3 की जगह 20 cos 15 डिग्रीज ऐसा आंसर दिया है। तो अब कैसे चेक करना है कि आंसर सही है, उसके लिए तुम्हें cos 15 डिग्रीज का वैल्यू यूज करना पड़ेगा। अब cos 15 डिग्रीज का अगर तुम्हें वैल्यू पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम निकाल सकते हो। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ये एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है ना, तो cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है। इसमें थीटा को डाल दो 15 डिग्रीज, ताकि इधर cos 15 आ जाए और इधर जो है cos 2 × 15 cos 30 डिग्रीज, हमें उसका वैल्यू पता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा cos 30 डिग्रीज इज 2 cos स्क्वायर 15 डिग्रीज -1, ठीक है। अब cos 30 डिग्रीज होता है √3/2, -1 को उधर ले लो +1, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 15 डिग्रीज। 2 को नीचे ले लो तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस हाफ, ठीक है। ये हो जाएगा अपना cos स्क्वायर 15 डिग्रीज। मैं पाइथागोरस मतलब मैं क्या बोलता हूँ, एलसीएम लगा लेता हूँ, तो प्लस हाफ की जगह +2/4 कर लेता हूँ। अब रूट ले लेते हैं, तो अब आ जाएगा /2 √2 प्लस √3 इज cos 15 डिग्रीज। अब बात बनेगा क्या, अब एचसीवी ने जो आंसर दिया है 20 cos 15 डिग्रीज, 20 cos 15 डिग्रीज, तो उसका आंसर देखो 20 √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 10 √2 प्लस √3। तो बात सही है क्या, 20 cos 15 हो गया अपना 10 √2 प्लस √3, मतलब अपना आंसर सही है। तो ये जो हमने दिखाया है ना, कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम एग्जाम में उन्होंने कुछ सवाल दिया है और तुमने सॉल्व कर लिया, बट उन्होंने एक दूसरा मेथड से सॉल्व किया। अब ये आंसर देके एचसीबी ने क्या किया वो मैं फिर से बता देता हूँ ना, उन्होंने वो कैसे किया वो भी दिखा दूंगा। बट ऐसा हो सकता है तुम एग्जाम सॉल्व कर रहे हो, तुम एक मेथड से आंसर निकालते हो, वो दूसरे मेथड से आंसर निकालता है, तो तुम्हारा आंसर सही है, बस तुम्हारा आंसर ऐसे देखने में उनके आंसर से अलग दिखता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि उसने दूसरा मेथड यूज किया, तो तुम्हारा आंसर उनके आंसर से अलग दिखेगा। बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है कि तुमने गलती नहीं किया। अगर गलती किया तो चेक कर लो, गलती नहीं किया है वो पता है, कॉन्फिडेंट रहो। देखो यार, क्या तुम अपने आंसर को उसके आंसर के फॉर्म में ला सकते हो, या उसके आंसर को तुम्हारे आंसर के फॉर्म में ला सकते हो। तो मैंने फिलहाल क्या किया, उसका आंसर को हमारे आंसर के फॉर्म में लाया। रही बात अगर ये जो 20 ये जो है ना, उसने जो 20 cos 15 का आंसर लाया वो कैसे लाया वो भी दिखा देता हूँ। तो वो उसने पैरेललोग्राम लॉ से ही लगाया, सही आंसर निकाला है। पैरेललोग्राम लॉ एक बार जल्दी से फिर से देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यार इस सवाल में तो काम करेगा पैरेललोग्राम लॉ, बट अगर 10 की जगह कुछ और होता, 10 की जगह एक 10 होता, एक 9 होता, तब ये मेथड काम नहीं करता। इसलिए मैंने यूनिवर्सल मेथड बता दिया। फिर भी इस सवाल में क्योंकि एक 10 है, दूसरा भी 10 है, और अपने एक्स एक्सिस के साथ एक 30 डिग्री बना रहा है और एक 60 डिग्री बना रहा है, जिसके कारण ये बीच का एंगल 60 - 30 डिग्री बनता है। अब क्या करेंगे, हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, और हमें पता था कि ये अपना रिजल्टेंट है। ये अपना रिजल्टेंट है, ठीक है। अब ये जो आंसर है ये अपना रिजल्टेंट है अवेलेबल टेल से, मतलब कॉमन टेल से दूसरी तरफ जो अपना डायगोनल है ये a बार प्लस b बार है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा, तो इस केस में आसान होगा, बट ऐसे हर केस में ये मेथड काम नहीं करेगा। जैसे हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइंस इक्वल है, तो ये सारे साइंस 10 हो जाएंगे। फिर हमें ये भी पता है कि अच्छा ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना है,
क्योंकि पूरा सिमेट्रिकल है ना, दोनों सारे मतलब ये पैरेललोग्राम, इनफैक्ट ये पैरेललोग्राम भी नहीं है, रोम्बस हो गया है ना। तो उसके कारण क्या है ना, ये जो डायगोनल था, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया उस 30 डिग्री वाले एंगल का। ये एंगल 15 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 15 डिग्री हो जाएगा। अभी अभी हमने कंपोनेंट्स निकालना सीखा है, तो कंपोनेंट्स के हिसाब से ये वाला जो लेंथ है, सॉरी एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं एक दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं पहले ये वाला लेंथ निकाल रहा हूँ। ये वाला अपना जो लेंथ है ना, क्योंकि ये 10 है और ये 15 डिग्री है, तो वो वाला लेंथ हो जाएगा 10 cos 15, 10 cos 15, ये लेंथ है ना। तो ये वाला 15 के बगल में ये वाला लेंथ जो हाईलाइट कर रहा हूँ हो जाएगा 10 cos 15। वही लॉजिक से ये भी 30 हो गया और ये एंगल भी 15 हो गया, तो ये पूरा 30 और ये आधा एंगल 15, और फिर से दोबारा ये सब परपेंडिकुलर, फिर से ये वाला पोर्शन भी हो जाएगा 10 cos 15, साइन वाला ये हो जाएगा 15 के ऑपोजिट वाला साइन हो जाएगा। फिलहाल इसका जरूरत नहीं है क्योंकि ये 10 cos 15 था और वो 10 cos 15 था। लेजर से हाईलाइट कर लेता हूँ, ये 10 cos 15 था, वो हिस्सा 10 cos 15 था, तो कुल मिलके पूरा लेंथ हो गया 20 cos 15। पूरा लेंथ हो जाएगा 20 cos 15, ठीक है। और ये सिंबल हो गया मैग्नीट्यूड का सिंबल, ठीक है। वेक्टर के अराउंड अगर तुम मॉड साइन डालोगे, ऐसे दो लाइन डालोगे, उस पर ना उसका मतलब हम डायरेक्शन को साइड में रख रहे हैं, बस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ये तरीका भी सही हो गया, बस ये इसी क्वेश्चन में काम करेगा। हमने जो इसके पहले जो मेथड देखा, ये जो पहला मेथड था, ये यूनिवर्सल मेथड है, कोई भी वेक्टर को तुम ऐसा रिजॉल्व करके ऐड कर सकते हो। अगर ये 10 का 9 होता तो हमारे सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आती, बट सेम चीज तुम ज्योमेट्री से करने जाओगे तो थोड़ा सा मतलब इनफैक्ट मुश्किल होगा, क्योंकि तब वो एंगल बराबर नहीं बटेगा। अभी इस बार जैसा 30 15 15 में बटा, अगर एक 10 एक 9 होता ना, तो एंगल बराबर नहीं बटता था, ठीक है। ओके, थैंक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आशा करता हूँ कि तुमने कुछ सीखा इसके थ्रू। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.